दोस्तों ये कहानी है आरव की। आरव एक ऐसा यूट्यूबर था जिसका नाम पैरानॉर्मल दुनिया में बड़े अदब से लिया जाता था। वो भूतहा जगहों को सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करता था, बल्कि उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाता था। वो दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं था जो भूत, आत्मा और जिन पर यकीन करने का नाटक करते थे। आरव सच में मानता था कि एक दुनिया हमारी दुनिया के परे भी है, और वो उस दुनिया के राज खोलने निकला था। एक दिन उसके पास एक ऐसा केस आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्लाइंट का नाम था मिस्टर हैमिल्टन, एक अमीर बिजनेसमैन जिसने हाल ही में एक विशाल विला खरीदा था। विला 2002 में बना था, लेकिन 2009 में इसका मालिक परिवार रातों रात इसे वैसे का वैसा ही छोड़कर कहीं चला गया था। 2009 से 2023 तक उस विला को किसी ने नहीं खरीदा। जब मिस्टर हैमिल्टन ने उसे खरीदा तो 90 करोड़ की प्रॉपर्टी उसे सिर्फ 30 करोड़ में मिल गई थी। यही बात उसे खटक रही थी। उसने आरव को बताया, विला 3 मंजिला है। 2 मंजिलें आज भी ऐसी हैं जैसे कल ही कोई छोड़कर गया हो, पर तीसरी मंजिल को मरम्मत की जरूरत है। घर में सारा सामान भरा पड़ा है, 2009 के जमाने का। गैरेज में एक पुरानी मर्सिडीज और एक फॉक्स वैगन भी खड़ी है। मुझे समझ नहीं आता कोई अपना सब कुछ यूं ही क्यों छोड़ देगा। मैं वहां रहने से पहले तसल्ली करना चाहता हूं। आरव ने केस ले लिया। उसने हैमिल्टन से कहा, कल से 1 हफ्ते तक मैं और मेरा साथी आपके विला में रहेंगे। 1 हफ्ते में मैं आपको साफ बता दूंगा कि वहां कुछ है या ये सिर्फ आपका वहम है। अगले दिन आरव अपने नए कैमरामैन समीर के साथ उस लोकेशन पर पहुंचा। शहर से दूर घने पेड़ों के बीच वो विशाल हवेली किसी दानव की तरह खड़ी थी। करीब 3000 गज में बनी उस हवेली के 500 मीटर के दायरे में कोई दूसरा घर नहीं था। आरव हैरान था कि इतनी सुनसान जगह पर कोई ऐसा घर क्यों बनवाएगा। अंदर का नज़ारा हैरान करने वाला था। डाइनिंग टेबल पर प्लेटें लगी थीं, सोफे पर मैगजीन पड़ी थीं, बच्चों के कमरों में खिलौने बिखरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार बस कुछ पलों के लिए बाहर गया हो और फिर कभी लौटा ही नहीं। आरव और समीर ने सुराग ढूंढने शुरू किए। उन्हें एक परिवार की तस्वीरें मिली, पति, पत्नी और उनके 4 बच्चे। तस्वीरों में पति अक्सर जहाज़ों के पास खड़ा होता था। फिर उन्हें कुछ कोर्ट और इंश्योरेंस के कागजात मिले। कागजों से जो कहानी सामने आई वो दुखद थी। पति का अपना शिपिंग का कारोबार था और पत्नी एक डॉक्टर थी। एक दिन पति और उसका सबसे बड़ा बेटा एक जहाज पर थे जो समंदर के बीच कहीं खो गया और कभी नहीं मिला। बॉडी ना मिलने की वजह से इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं मिला। कर्ज बढ़ता गया और बैंकों के नोटिस आने लगे। शायद इसी दबाव में आकर पत्नी अपने बाकी 3 बच्चों के साथ वो घर छोड़कर चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। आरव ने ये कहानी मिस्टर हैमिल्टन को फ़ोन पर बताई। अब रात हो चुकी थी। उन्होंने अपने कैमरे, मोशन सेंसर्स और एक ऑडियो सिंक्रोनाइज़र जो आत्माओं की आवाज़ को पकड़ सकता है, पूरे घर में लगा दिए। हाथ में एक ऊर्जा मापक यंत्र लेकर वो घर में घूमने लगे। जैसे जैसे रात गहरी हुई, दूसरी मंजिल के अलग अलग कमरों से सीटी बजने की आवाज़ें आने लगीं। समीर, जो इस फील्ड में नया था, घबराने लगा। आरव उसे ऊपर ले गया। जिस कमरे से आवाज आ रही थी वहां जाकर देखा तो बाथरूम का नल खुला पड़ा था। पाइपों में पानी ना होने की वजह से हवा के दबाव से सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। ये देखकर समीर की जान में जान आई। पर जैसे ही वो नीचे आए, सीढ़ियों के पास लगा बड़ा सा फैमिली फ्रेम धड़ाम से नीचे गिर गया। आरव ने तुरंत अपना यंत्र ऑन किया। मीटर की रीडिंग पूरी फुल थी। वो घर के किसी भी कोने में जाता रीडिंग फुल ही रहती। आरव चौंक गया। या तो यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, या ये मशीन खराब हो गई है। तभी आरव को तीसरी मंजिल पर किसी की एक झलक दिखी जो 1 सेकंड में गायब हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तीसरी मंजिल से एक सॉफ्ट टॉय लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए ऊपर भागे, पर वहां कोई नहीं था। तभी नीचे लगे सारे मोशन सेंसर्स एक साथ बीप करने लगे। वो भागकर नीचे आए। एक मास्टर बेडरूम के पास वाला सेंसर अभी भी बीप कर रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। वो एक आलीशान बेडरूम था। अचानक तेज हवा के झोंके के साथ बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर दरवाजा खोलने भागा, पर आरव ने उसे रोक दिया। रुको, वो अब नहीं खुलेगा। यहाँ कुछ है जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। हमें पता करना होगा कि ये अच्छी आत्मा है या खतरनाक। लेकिन हमारा ऑडियो सिंक्रोनाइजर तो नीचे रह गया, समीर ने कांपते हुए कहा। आरव ने ऊंची आवाज में कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो लाइट को ब्लिंक करवाओ। कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से दोहराया,
इस बार एक बल्ब जोरदार धमाके के साथ फट गया। ये बहुत गुस्से में है, आरव फुसफुसाया। उसने सवाल किया, अगर आप इस घर के मालिक हैं तो एक बार लाइट जलाएं और अगर आप उनके बेटे हैं तो 2 बार। कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई। दोनों ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए और घुटनों में सिर छिपाकर बैठ गए। जब आवाज बंद हुई तो आरव ने देखा कि एक काली कपड़े जैसी चीज घिसटती हुई तेजी से बेड के नीचे गई। वो जैसे ही चेक करने के लिए बेड के पास गया, उस चीज ने उसे बेड के नीचे खींच लिया। आरव, आरव तू कहाँ गया? समीर चिल्लाने लगा। बेड के नीचे से कोई आवाज नहीं आई। समीर जैसे ही बेड के पास जाने लगा, उसे आरव के चिल्लाने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक काला साया आरव को जकड़कर छत से चिपकाए हुए था और उसके सिर के चारों ओर अपने लंबे नाखून घुमा रहा था। समीर ने पास पड़ा एक गुलदस्ता उठाकर उस साए पर दे मारा। साए ने आरव को छोड़ दिया और वो नीचे गिरा। समीर सदमे में था। उसने आरव को बेड के नीचे जाते देखा, पर वो छत पर कैसे पहुंचा? दोनों भागकर दरवाजा तोड़ने लगे। तभी दरवाजा अचानक खुला और समीर, जो पूरी रफ्तार में था, रुक नहीं पाया और सीधा रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गया। उसे गहरी चोट आई और वो बेहोश होने लगा। आरव भागकर नीचे गया और उसे थप्पड़ मारकर होश में लाया। तभी किसी अनजानी ताकत ने दोनों को हवा में उठाकर दूसरी मंजिल पर पटक दिया। उनके शरीर से खून बहने लगा। एक तार कहीं से आई और समीर के गले में लिपट गई और उसे हवा में लटका दिया। वो फांसी से मरने ही वाला था कि आरव ने ऊपर से तार काट दी। वो दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, पर सारे मोशन सेंसर्स चीखने लगे। कैमरे खंभों से टूट टूट कर उन पर गिरने लगे। जैसे ही आरव दरवाजे तक पहुंचा, एक साए ने उसे उठाकर वापस अंदर फेंक दिया। समीर उसे उठाने आया तो वो बीच में ही गिरा और कालीन के अंदर अपने आप रोल होने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे लपेट रही हो। बड़ी मुश्किल से जब वो बाहर निकला तो शीशे के टुकड़ा पर जा गिरा। अब वो दोनों समझ गए थे कि ये आत्मा उन्हें जिंदा नहीं जाने देगी। वो एक दूसरे से लिपटकर कोने में बैठ गए। सुबह हुई, पर कोई दरवाजा या खिड़की नहीं टूटी। शाम को मिस्टर हैमिल्टन बाहर आया, अंदर झांका और किसी को न पाकर वापस चला गया। जैसे जैसे रात फिर करीब आ रही थी, उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी, पर उस रात कुछ नहीं हुआ। तब आरव को समझ आया, इस घर में कोई राज दफन है। जब तक हम उसे दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, ये विला हमें बाहर नहीं जाने देगा। दोनों उठे और फिर से छानबीन शुरू कर दी। वो जानते थे कि जो भी है वो उसी मास्टर बेडरूम में है। उन्हें याद आया कि वो काला साया आरव को बेड के नीचे घसीटना चाहता था। उन्होंने बेड खिसकाया, कालीन उठाया। नीचे एक तहखाने का दरवाजा था। उन्हें समझ आ गया कि वो साया आरव को मारना नहीं, बल्कि कुछ दिखाना चाहता था। उन्होंने तहखाना खोला। अंदर 3 बच्चों के कंकाल पड़े थे। जैसे ही आरव ने एक कंकाल को छुआ, उसके आंखों के सामने एक मंजर कौंधा कि एक नकाबपोश आदमी उन तीनों को यहाँ फेंक कर गया था, जहाँ वो भूखे प्यासे मर गए थे। तहखाने से बाहर आते ही एक और झलक दिखी। वही नकाबपोश आदमी तीसरी मंजिल के एक कमरे में एक अलमारी हिला रहा था। वो भागकर उस कमरे में गए, अलमारी हटाई। पीछे एक और दरवाजा था जिसे छिपाया गया था। अंदर एक बेड पर एक और कंकाल पड़ा था, जिसके हाथ पांव रस्सी से बंधे थे। कपड़ों से लग रहा था कि वो किसी महिला का कंकाल है। उन्हें समझ आ गया, यही घर की मालकिन थी। लोग समझते रहे कि वो बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई, पर सच तो ये था कि उसे और उसके बच्चों को यहीं दफना दिया गया था। तभी आरव को एक और झलक दिखी। उस महिला के मरने से पहले उस पर क्या-क्या अत्याचार हुए थे। उसका बलात्कार किया गया, उसे जगह जगह से जलाया गया। नकाबपोश का चेहरा तो नहीं दिखा, पर उसके हाथ पर एक खास निशान दिख गया। निशान देखते ही आरव और समीर के होश उड़ गए। वैसा ही निशान उन्होंने घर के नए मालिक मिस्टर हैमिल्टन के हाथ पर देखा था। जैसे ही ये राज खुला, विला के सारे दरवाजे खटाक से खुल गए। वो दोनों सीधा पुलिस स्टेशन गए और सारी कहानी बताई। पुलिस ने हैमिल्टन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कहा, ये निशान मेरे हाथ पर है, पर ऐसा ही निशान मेरे पापा के हाथ पर भी है। उसने बताया कि उसके पापा बिस्तर पर हैं, उनके पांव काम नहीं करते। पुलिस जब उसके पापा के पास पहुंची तो बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए। उसने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया, मैंने ही उस औरत और उसके बच्चों को मारा था। मुझे लगा था मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, पर कुछ साल पहले मैं बस उस विला के सामने से गुजर रहा था तो किसी ताकत ने मुझे अंदर खींचना शुरू कर दिया। मैं जान बचाने को भागा तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। उस दिन से मैं चल नहीं पाता।
मैं तभी समझ गया था कि एक ना एक दिन मेरा पाप सामने जरूर आएगा।